देखो ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, हमने 10 इक्वेशन पढ़ी थी, तो 10 इक्वेशन के 10 ग्राफ, क्योंकि ग्राफ पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इक्वेशन पे तो आते ही आते हैं हर बार, बट ग्राफ पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, एक्स टी रिलेशन, यानी कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इसका जो ग्राफ, जो साइन थीटा का ग्राफ बनता है, वही क्या बन जाएगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ। ठीक है, तो यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा एक्स टी ग्राफ, वो क्या आ जाएगा, जो साइन थीटा का ग्राफ बनता है वही क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स टी ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास, एक्स टी ग्राफ होगा। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 पाई/2 ओमेगा। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस केस में, माइनस ए। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, प्लस ए, और मिनिमम हो सकती है माइनस ए, क्योंकि हमने ये देखा था साइन थीटा की वैल्यू भी मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1 हो सकती है +1, और मिनिमम क्या हो सकती है, -1। तो ये भी क्या हो गया, एक्स इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू अगर 90 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के इक्वल आ जाएगी, और साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, प्लस है, और मिनिमम क्या हो सकती है, माइनस है। तो यानी कि यहाँ पे टाइम जब π/2 ओमेगा होगा तो उस टाइम ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस ए के बराबर होगी। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, x इक्वल π/ओमेगा, क्या आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू, टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/ओमेगा, क्योंकि t इक्वल टू क्या होता है, 2π/ओमेगा नहीं होता। अगर एक साइकिल कंप्लीट होती है, मान लो कि पार्टिकल मीन से राइट गया, राइट से मीन, मीन से लेफ्ट, लेफ्ट से मीन, तो 2π का फेज एंगल कवर कर लेता है, तो टाइम लगता है उसको t का। तो यहाँ पे टाइम क्या होता है, 2π/ओमेगा। तो जब π/2 का अगर फेज एंगल कवर कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा, π/2 इंटू ओमेगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू क्या होती है, θ/t, θ/ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, यानी कि θ/t, ये होता है ओमेगा इक्वल टू θ/ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो हमें टाइम निकालना है तो θ/t ओमेगा लिख सकते हैं, और थीटा क्या है, यहाँ पे एंगल ही है, तो π/2 का जब एंगल कवर कर लेगी तो उस केस में टाइम कितना लगेगा, π/2 ओमेगा। जब पाई का एंगल करेगी तो π/ओमेगा। अगर कोई दे दे कि ये टाइम है, टाइम की वैल्यू क्या दे दे, π/ओमेगा, तो x की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे पुट कर दो आप। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3π/2 ओमेगा, और ये आ जाएगी आपके पास 2π/ओमेगा। कोई डाउट, यानी कि ये टाइम दे के आपको x की वैल्यू पूछ सकता है कि x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो यानी कि यहाँ पे तो क्या है, वो मीन पोजीशन पे, फिर वो यहाँ पे क्या है, राइट एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे, और फिर मीन पे। यानी कि ये मीन है आपके पास, ये राइट, ये लेफ्ट, ये दोबारा से मीन, ये आ जाएगी आपके पास लेफ्ट, और ये मीन, इस तरीके से। समझ में आएगा, कोई डाउट, क्योंकि मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। x की वैल्यू क्या होती है मीन पोजीशन पे, 0। राइट एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगी x की वैल्यू, +a के बराबर, और लेफ्ट फिर मीन पे आएगी दोबारा से तो 0 x की वैल्यू, फिर लेफ्ट पे जाएगी तो मीन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -a, फिर दोबारा से क्या आएगी मीन पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, एक साइकिल कंप्लीट होगी, फिर दोबारा से साइकिल शुरू हो जाएगी। कोई डाउट, ये था xt ग्राफ। एक होगा vt ग्राफ, v इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू a ओमेगा कोस ओमेगा t। तो यहाँ पे vt जो ग्राफ बनेगा वो क्या बन जाएगा आपके पास, जो कोस थीटा का ग्राफ बनता है वही आ जाएगा आपके पास vt का ग्राफ। vt का ग्राफ क्या हो जाएगा, जो कोस थीटा का ग्राफ बनता है वही क्या आ जाएगा, vt का ग्राफ। ऐसे ऊपर से शुरू होता है, क्योंकि कोस 0 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, +a ओमेगा हो जाएगी -a ओमेगा के इक्वल। तो टाइम की वैल्यू π/2 ओमेगा, π/ओमेगा, 3π/2 ओमेगा, 2π/ओमेगा। ये आ जाएगी आपके पास किसकी वैल्यू, vt ग्राफ। जो कोस थीटा का ग्राफ होता है वही किसका ग्राफ हो जाएगा,
v का ग्राफ। वेलोसिटी मैक्सिमम होती है कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। मैक्सिमम क्या होती है, ये मीन पोजीशन, ये राइट एक्सट्रीम, ये मीन, ये लेफ्ट एक्सट्रीम, और ये क्या हो जाएगी दोबारा से मीन पोजीशन, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। लेफ्ट और राइट पे क्या होती है, 0। ठीक है, तो ग्राफ से भी आप बता सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वेलोसिटी की और मिनिमम क्या होगी और कहाँ पे होगी। तो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है प्लस ए की वैल्यू, प्लस ए ओमेगा। राइट और लेफ्ट पे क्या होती है, 0। आया समझ। AT रिलेशन क्या था, A इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो इसका ग्राफ भी कैसा बन जाएगा, जो साइन थीटा का ग्राफ होगा वही क्या आ जाएगा आपके पास, AT ग्राफ आ जाएगा। आ जाएगा आपके पास AT ग्राफ, A वर्सेस T का ग्राफ। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। यह आ जाएगा आपके पास किसका ग्राफ, AT ग्राफ। एक्सेलरेशन जो है मीन पोजीशन पे 0 होता है, लेफ्ट और राइट पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मीन पे क्या होगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ही मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। एक्स की वैल्यू भी 0 मान के चलते हैं। अगर हमेशा जनरली अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम यही मान के चलते हैं कि मीन पोजीशन से स्टार्टिंग हुई होगी। अगर राइट एक्सट्रीम से स्टार्टिंग हुई होगी तो उस केस में पक्का उसने π/2 का फेज एंगल कवर कर लिया। फिर इक्वेशन जो बनेगी एक्स टी इक्वेशन, वो भी मैंने बताया था, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2 बनेगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, प्लस ए की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और मिनिमम क्या हो जाएगी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे क्या टाइम क्या हो जाएगा, π/2 ओमेगा, π/ओमेगा, 3π/2 ओमेगा, 2π/ओमेगा। ठीक है, थर्ड फोर्थ इक्वेशन क्या थी, AX रिलेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या थी, A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आपके पास, अब इसमें देखो हमने अगर y इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या फिर y इक्वल टू क्या कह दो आप, kx है, तो उस केस में जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ओरिजिन से क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो ग्राफ क्या बन जाता है, स्ट्रेट लाइन। अगर इसमें कुछ ऐड कर दिया, मान लो आपने 5 ऐड कर दिया, प्लस का कुछ 5 है, तो ग्राफ ऊपर से शुरू हो जाता है। ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर से शुरू हो जाएगा। अगर y इक्वल टू kx माइनस 5 है तो ग्राफ जो है वो नीचे से शुरू हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये -5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस वैल्यू, यहाँ पे यानी कि प्लस में कुछ है नहीं, तो ऐसे बनता है ग्राफ। तो इसमें भी a क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, और आगे अगर माइनस साइन, इसमें भी ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर a डायरेक्ट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x होता, प्लस में होती, तो ग्राफ ऐसे ही बन जाता इसमें, बट इसमें माइनस है तो ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बन जाएगा इसका। ठीक है, माइनस है ना आगे, अगर प्लस में होता तो ऐसे बन जाता, माइनस में तो ऐसे, प्लस में होता तो ग्राफ ऐसे बन जाता, अब माइनस में तो इसलिए ऐसे बनेगा, ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा। जगह a और x, इसमें थीटा जो स्लोप होगा, टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, यानी कि स्लोप ऑफ AX ग्राफ किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। एक क्वेश्चन भी दिया था कि अगर थीटा की वैल्यू 76 डिग्री दे दी, कितनी दे दी, 76 डिग्री, क्वेश्चन आ चुका है, तो उस केस में टाइम पीरियड बताओ क्या होगा। अगर थीटा की वैल्यू कितनी दे दी, 76 डिग्री दे दी, तो टाइम पीरियड की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो कैसे करोगे इसको, आपको थीटा पता है, यानी कि स्लोप पता है आपको, यानी कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको यानी कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यानी कि टेंजेंट 76 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ से टेंजेंट 76 डिग्री की वैल्यू होती है 4, याद रख लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, माइनस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, या फिर ये भी माइनस टेंजेंट थीटा, क्योंकि स्लोप ऐसे है तो माइनस साइन लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू जो आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, 2 के इक्वल। ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल। और हमें पता है कि टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा,
टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है 2 पाई बाई ओमेगा के, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करोगे 2, तो किसके इक्वल आ जाएगा पाई के इक्वल, यानी कि 3.14 सेकेंड ये आ जाएगा आपके पास टाइम। तो यानी कि स्लोप देके आपसे पूछ सकता है कि टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम देके उस केस में स्लोप पूछ सकता है, यानी कि स्लोप क्योंकि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के, माइनस टेंजेंट थीटा क्योंकि ले लोगे क्योंकि स्लोप ऐसे है, क्योंकि अगर हम देखते हैं स्लोप अगर ऐसे नीचे वाला लेते हैं और आगे माइनस साइन लगाते हैं, अगर ग्राफ ऐसे तो हम ऊपर वाला देखते हैं राइट हैंड साइड और प्लस साइन लगाते हैं। समझ में आ गया, कोई डाउट? फिफ्थ इक्वेशन क्या है, एफ इक्वल टू क्या है माइनस के एक्स, ये तो यानी कि इसका ग्राफ भी ऐसे बन जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया, या फिर बोल दो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, माइनस साइन इसमें भी है, तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा ऐसे बन जाएगा। तो मैंने बताया था कि के को क्या लिख सकते हो आप एम ओमेगा स्क्वायर, के को क्या लिख सकते हो आप एम ओमेगा स्क्वायर, तो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी माइनस के इक्वल, या फिर आप कह सकते हो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर के, स्लोप आ जाएगी इसका टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी माइनस के बोल दो, और के को आप कहीं पे भी रिप्लेस कर सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर से, क्योंकि मैंने बताया था कि टाइम पीरियड की वैल्यू एक तो होती है 2 पाई बाई ओमेगा और एक टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई रूट एम बाई के, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आती है, तो आप कभी भी कहीं पे भी के को रिप्लेस कर सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर से, और एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख सकते हो कहीं पे भी, तो स्लोप किसके इक्वल आ जाएगा इसका माइनस एम ओमेगा स्क्वायर के। कोई डाउट? फिर सिक्स्थ इक्वेशन क्या है, सिक्स्थ इक्वेशन 5 इक्वेशन के ग्राफ हो गए, सिक्स्थ इक्वेशन देख के थोड़ी ना बतानी है, एक्स स्क्वायर बाय में इसकी पीक वैल्यू का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर बाय में इसकी पीक वैल्यू का स्क्वायर ए ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1। ये इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन है ये इलिप्स की इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है इलिप्स की इक्वेशन है। अगर तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए इलिप्स बनेगा, अगर ये सर्कल होता, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन होती है सर्कल की इक्वेशन होती है। अगर यही कर दो वाई स्क्वायर बाय में कोई भी कांस्टेंट मान लो ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय में क्या कर दो आप बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये किसकी इक्वेशन होती है इलिप्स की इक्वेशन होती है, फिर 1 कर दो इस केस में इक्वल टू क्या हो जाएगा वो 1, तो वो इक्वेशन होती है किसकी, कोई भी कांस्टेंट होगा तो वो किसकी इक्वेशन होती है इलिप्स की इक्वेशन होती है, तो ये किसकी इक्वेशन है इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है इलिप्स की, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इसके 2 ग्राफ बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है ऐसे भी बन सकता है इसका ग्राफ, और एक ग्राफ इसका ऐसे भी बन सकता है। ये दोनों ग्राफ बन सकते हैं, ये कब बनेगा और ये कब बनेगा, अगर ओमेगा जो है अगर ओमेगा लेस देन 1 होगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा, अगर ओमेगा ग्रेटर देन 1 हुआ, ओमेगा क्या हुआ ग्रेटर देन 1, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो इस केस में ये यहाँ पे लिखोगे आप Vx ग्राफ है, ये क्या ग्राफ कौन सा ग्राफ है Vx रिलेशन, ये क्या था Vx रिलेशन है, तो ये Vx ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ ये ऐसा क्यों है कि ओमेगा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये बनेगा, अगर लेस देन 1 है तो ये बनेगा। एक v की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है प्लस ए ओमेगा, ये क्या होगी प्लस ए ओमेगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस ए, और ये हो जाएगा प्लस ए, और ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा। अब देखो ओमेगा की वैल्यू अगर लेस देन 1 हुई तो ये हाइट कम आएगी, ये जो हाइट है ये ए ओमेगा को रिप्रेजेंट करती है, तो ये हाइट क्या आएगी कम आएगी और ये ज़्यादा आएगी। अगर ए की वैल्यू तो जो भी होगी, ओमेगा की वैल्यू अगर 0.1 है तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी और छोटी, तो हाइट क्या आएगी कम। अगर ओमेगा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये वाली हाइट क्या आएगी ज़्यादा, प्लस ए ओमेगा, और ये क्या आ जाएगी माइनस ए ओमेगा, और ये आ जाएगी प्लस ए, और ये आ जाएगी माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा है 1 से, तो ए से मल्टीप्लाई करने पे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए इससे, तो इसलिए 2 ग्राफ बनते हैं। इलिप्स ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, ये बनेगा ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और ये क्या हो जाएगी ओमेगा जब लेस देन 1 है।
और ये इक्वेशन किसकी है? इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, कोई डाउट? श्योर? नेक्स्ट रिलेशन क्या था? ए वी रिलेशन क्या था? वी एक्स। नेक्स्ट क्या है? ए वी रिलेशन। तो वो क्या है आपके पास? ए स्क्वायर बाय में इसकी पीक वैल्यू ए ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय में इसकी पीक वैल्यू ए ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। ये थी ए वी रिलेशन है, तो ये भी किसकी इक्वेशन होगी? एक इलिप्स की इक्वेशन होगी। तो इसका जो ग्राफ है वो भी क्या हो सकता है? अगर ओमेगा लेस देन 1 हुआ तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू ए और वी, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी प्लस ए ओमेगा, ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी प्लस ए ओमेगा। अगर ओमेगा क्या है? लेस देन ए माइनस ए ओमेगा। अगर ओमेगा लेस देन 1 हो तो ये वाला इलिप्स बनेगा। अगर ओमेगा अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो ग्राफ कैसे बन जाएगा आपके पास? इस तरीके से, या हाइट बराबर ही होगी इसमें प्रॉपर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी ओमेगा अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, या जाएगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, या देगा प्लस ए और एगा माइनस ए ओमेगा। तो ए वी ग्राफ। ठीक है, 2 इक्वेशन। नेक्स्ट क्या थी? ये कौन सी नंबर इक्वेशन है? 7th 8th कौन सी है? इसमें देख के थोड़ी ना बतानी है। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, क्या है? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो उस केस में ग्राफ कैसा बनता है? ऐसे बनता है ग्राफ। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f है तो पैरा हाइपरबोला ग्राफ बनता है इस तरीके से। कैसे बन जाएगा? हाइपरबोला ऐसे ग्राफ बन जाएगा। अगर ये क्या है? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 4 है तो ग्राफ कैसे आएगा? वो क्या हो जाएगा? थोड़ा और ऐसे पावर बढ़ती जाएगी तो इधर शिफ्ट होता जाता है। ये क्या हो जाएगा? मान लो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? x की पावर 4। तो इसमें है पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स स्क्वायर के। यहाँ पे तो कांस्टेंट कुछ भी लगा दो, चाहे हाफ के एक्स स्क्वायर लगा दो या के एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स स्क्वायर के। तो जो ग्राफ है तो वो कैसे ग्राफ जो बन जाएगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। अगर ये माइनस में होता, पोटेंशियल एनर्जी अगर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होती तो इसको उल्टा कर दो, ग्राफ वैसे बन जाता। फिर अगर माइनस में होती तो ग्राफ कैसे बन जाता? ऐसे। ठीक है, इसी को उल्टा कर दो। माइनस में अगर माइनस साइन लग जाए तो ग्राफ क्या हो जाएगा? नीचे ऐसे उल्टा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी है, मीन पोजीशन पे 0 होती है। मैक्सिमम जो वैल्यू है इसकी कितनी हो सकती है? हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि हाफ के ए स्क्वायर। कितनी हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू? हाफ के ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ए हो सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? हाफ के ए स्क्वायर, ये हो सकती है। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ए के बराबर हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगी? हाफ के ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो ये ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, अब माइनस साइन होगा तो नीचे बन जाएगा, अगर प्लस साइन है तो क्या बन जाएगा? ऊपर। अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है तो ग्राफ कैसे बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे बनता है ग्राफ। कैसे बन जाएगा वो? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसमें हाइपरबोला ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कह रहा है, मान लो अपने कोई क्वेश्चन सोल्व करा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 5 आ गया, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? इस तरीके से और इधर बन जाएगा, नज़दीक होता जाएगा। ठीक है, स्लोप उसका क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। समझ गए? कोई और डाउट? अब नेक्स्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस क्या कर सकते हैं? हाफ के एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ऐसा। तो अगर ये अकेली होती तो ग्राफ कैसे बन जाता? ऐसे। मान लो ये होती काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होती, तो ग्राफ ऐसे बनता। अब इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो गया।
क्या हो गया, कुछ ना कुछ ऐड, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, इसी ग्राफ को एज इट इज ऊपर शिफ्ट कर दो, यानी कि ग्राफ जो है वो ऐसे बन जाएगा। ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगर अकेला ये क्या होती है -12kx², तो ग्राफ क्या बन जाता है ये। अगर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती, -12kx² के, तो ग्राफ आता है ये वाला। अब इसमें कुछ कुछ ऐड हो गया, 12ka² क्या हो रखा है, इसमें ऐड हो रखा है, तो इसको क्या कर दो, इतना ऊपर शिफ्ट कर दो, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 12ka², ठीक है। या जाए आपके पास क्या, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बन जाएगा ऐसे, जगह आपके पास -a के बराबर और ये क्या होगी +a के बराबर। अब टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट। तो इसकी इक्वेशन, उसका ग्राफ क्या बन जाएगा, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, 12ka² के बराबर, इसके बराबर। तो टोटल एनर्जी का जो ग्राफ है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट, वो ऐसे बन जाएगा सीधा, ठीक है। ये आ जाएगी आपके पास, यानी कि +a, आ जाएगी +a और ये -a के बराबर, और इसकी में यानी कि कांस्टेंट वैल्यू होती है 12ka², यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी का जो सम है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट। अब इन तीनों का कंबाइन ग्राफ भी बना सकते हो अब, और टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये बन जाएगा इन तीनों का कंबाइंड ग्राफ। ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का, ये किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का, और ये टोटल एनर्जी का। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास, किस सीधा इसी की तरफ लिखो इसको, ये आएगी -a, ये आ जाएगी आपके पास +a, ठीक है। और इन दोनों की कांस्टेंट वैल्यू होती है 12ka² के बराबर। अब ये पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर कितने डिस्टेंस पे होती हैं मीन पोजीशन से, तो वो होती है a/√2 डिस्टेंस पे। ये देखो यहाँ पे इससे मीन पोजीशन से इधर भी a/√2, यानी कि ये -a/√2 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, ये +a/√2। मीन पोजीशन से a/√2 डिस्टेंस चलने पे दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसको सोल्व भी करके देख सकते हो कि कहाँ से आया, कि मीन से कितनी डिस्टेंस चलने के बाद ये बताओगी कि मीन से कितनी डिस्टेंस पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों बराबर होती है, तो वो डिस्टेंस होती है a/√2 के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी थी 12ka² -12kx² इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी थी 12kx² के बराबर, ये थी। तो यहाँ पे 12ka² इक्वल टू क्या आ जाएगा, kx² के बराबर। इसको इधर लेके जाओगे तो k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, a² / 2k, तो x की वैल्यू आ जाएगी a/√2, और ये प्लस माइनस इतनी डिस्टेंस पे मीन से, चाहे राइट की तरफ चले जाओ चाहे मीन से लेफ्ट की तरफ, इतनी डिस्टेंस पे दोनों क्या होते हैं, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती हैं, बराबर। ग्राफ से पता लग रहा है कि बराबर होंगी एक जगह पे, और वो डिस्टेंस कौन सी है, a/√2, ठीक है। 10 ग्राफ हो गए। यानी कि अगर xt ग्राफ की बात करें तो वो कैसे बनेगा, जो साइन थीटा का ग्राफ होता है, जो साइन थीटा का ग्राफ होगा वही क्या बनता है, xt का ग्राफ बनता है। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन है x = a sin ωt, तो उसका ग्राफ क्या होगा, जो साइन थीटा का ग्राफ है, इस तरीके से। सेकेंड इक्वेशन है vt ग्राफ बनाओगे तो v = a ω cos ωt, जो cos थीटा का ग्राफ होता है वही बन जाएगा। और थर्ड इक्वेशन है a = -a ω² sin ωt, तो जो साइन थीटा का ग्राफ है वही बनेगा। फोर्थ इक्वेशन है ax रिलेशन a = -ω²x, तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, इस तरीके से, क्योंकि a डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू -x हो गया, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। +x होता तो ऐसे बन जाता, ठीक है। इसमें f = -kx, इसका ग्राफ भी ऐसे बन जाएगा। स्लोप जो होगा fx ग्राफ में वो क्या हो जाएगा, m ω² के बराबर होता है। इसमें अगर ये क्या है, a vx रिलेशन x² में a² + v² a ω का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर दो ग्राफ, ये इलिप्स की इक्वेशन है तो दो बन सकते हैं। अगर ओमेगा <1 हुआ तो ऐसे बनेगा, ग्रेटर देन 1 हुआ तो वर्टिकली इस तरीके से बनेगा इलिप्स। सेम ए बी रिलेशन में भी, ये भी इलिप्स की इक्वेशन है, तो इसमें भी दो ग्राफ ऐसे ही बनेंगे।
काइनेटिक एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, तो वाई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो ऐसे बनता है ग्राफ। तो इसमें क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। अगर माइनस में होता तो नीचे बन जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, अगर ये अकेली इतनी होती तो ग्राफ ऐसे बन जाता। अब इसमें कुछ ऐड और रखा है तो ऊपर शिफ्ट कर दो इसको। और पोटेंशियल टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। और कंबाइन ग्राफ ये होगा। और ऐसे डिस्टेंस बताओ कि जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है किसके, काइनेटिक एनर्जी के, तो वो क्या आ जाएगी a/√2। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बारे में, किसके बारे में, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस। ये मीन पोजीशन, ये राइट एक्सट्रीम और ये लेफ्ट एक्सट्रीम। अगर फेज डिफरेंस की बात होगी तो उस केस में दो पार्टिकल तो देगा ही देगा, यानी कि दो पार्टिकल की बात हो रही है, क्योंकि डिफरेंस बोल दिया तो किसके बीच डिफरेंस, यानी कि दो पार्टिकल तो होंगे, यानी कि दो पार्टिकल एसएसएम कर रहे हैं तो उनके बीच का फेज डिफरेंस पूछ सकता है। मान लो ये बोल दिया एक पार्टिकल तो यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, इनके बीच का फेज डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो उस केस में यानी कि दो पार्टिकल तो होंगे, फेज डिफरेंस पूछेगा तो। अब अगर पार्टिकल मीन और राइट के बीच जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस π/2 का। मीन से अगर राइट गया पार्टिकल तो कितना हो जाएगा उसका पाथ फेज डिफरेंस, π/2 का, यानी कि पाथ डिफरेंस यानी कि उसका फेज एंगल कितना होगा, π/2 का। अगर वो राइट से मीन आया तो भी कितना हो जाएगा, π/2। फेज एंगल कितना हो जाएगा, π/2। फेज एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताता है कि पार्टिकल है कहाँ पे। अगर ये बोल दे कि एक पार्टिकल का फेज एंगल पाई है तो आप समझ जाओगे कि मीन से राइट गया और राइट से दोबारा किस पे आ चुका है, मीन पे, यानी कि हाफ साइकिल कंप्लीट कर चुका है। अब अगर यहाँ से मीन से इधर गया तो फेज एंगल क्या हो जाएगा उसका, π/2, और लेफ्ट से मीन गया तो भी कितना हो जाएगा, π/2। ठीक है, यानी कि मीन से राइट π/2, राइट से मीन π/2, मीन से लेफ्ट π/2, लेफ्ट से मीन π/2। तो एक साइकिल कंप्लीट होती है तो 2π का फेज एंगल कवर करती है। लिख लो, फेज एंगल क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द पार्टिकल। देखो, फेज एंगल इज ए क्वांटिटी, फेज एंगल इज ए क्वांटिटी विच टेल्स अबाउट द पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। फिजिकल फेज एंगल is a quantity which tells about position and direction of motion. ठीक है, यानी कि अगर मीन से पार्टिकल जो है मीन से अगर कहाँ पे गया है, मीन टू राइट, तो फेज एंगल 0 to क्या हो जाएगा, π/2। फेज एंगल कितना होगा, 0 से π/2। अगर राइट टू मीन गया है तो फेज एंगल क्या होगा, π/2 से पाई। फेज एंगल क्या हो जाएगा, π/2 से पाई के बराबर। ठीक है, अगर मीन से लेफ्ट गया है तो क्या हो जाएगा फेज एंगल, पाई से लेके 3π/2, कितना आ जाएगा 3π/2। अगर लेफ्ट टू मीन आया है तो फेज एंगल क्या हो जाएगा, 3π/2 से 2π। ठीक है, यानी कि मीन से राइट तो π/2 का, राइट से मीन तो फिर π/2 का। अब ये बोल दिया कि एक पार्टिकल जो है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक दूसरा पार्टिकल है जो कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का, ये पार्टिकल नंबर 1 ये क्या है 2, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताओ कितना होगा, कितना हो जाएगा। एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा उन दोनों के बीच का, पाई का हो जाएगा। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। फेज डिफरेंस का मतलब मान लो इसको रोक दो आप, इसको क्या कर दो आप, रोक दो, तो यहाँ से चल के यहाँ तक आने में कितना फेज एंगल कवर करना पड़ेगा इसको, पाई का, तो वही क्या हो जाएगा इसके बीच का फेज डिफरेंस, यानी कि इससे कितना आगे है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक π/2 और यहाँ से यहाँ तक π/2, तो कितना आ जाएगा, पाई के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा, पाई के इक्वल। अब बोल दिया, मान लो ये बोल दिया कि एक पार्टिकल तो जो है वो इधर जा रहा है और एक पार्टिकल जो है
वो यहाँ पे वो इधर जा रहा है। तो अब बताओ कितना फेज डिफरेंस है? 3π/2 का। इसको एक को रोक दो तो इसके रोक को यहाँ तक आने में, मान लो इसको रोक दिया तो यहाँ तक आने में कितना एंगल कवर करना पड़ेगा इसको? 3π/2 का। आया समझ? यानी कि फेज डिफरेंस क्या बताता है कि पार्टिकल है क्या पे। फेज एंगल तो ये बताएगा कि पार्टिकल है कहाँ पे। मान लो ये बोल दिया कि एक पार्टिकल है, इसका फेज एंगल दे दिया उसने 3π/2, आप समझ जाओगे कि वो कहाँ पे है? लेफ्ट एक्सट्रीम से। मीन से राइट गया, राइट से मीन गया, मीन से लेफ्ट, अभी लेफ्ट एक्सट्रीम पे है। और अगर ये बोल दिया दो पार्टिकल है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो फेज डिफरेंस ही पूछेगा उस केस में। क्या पूछेगा आपसे? फेज डिफरेंस। ठीक है। अब एक बात आती है इसमें कि अगर मान लो ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, तो कितना बता दिया आपने? π/2। कितना बताया? π/2। और ये डिस्टेंस कितनी है? a के बराबर। किसके बराबर है ये? a के बराबर। मीन से राइट के बीच का जो गैप होता है वो a होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a। अब मान लो ये पूछ लिया कि ठीक यहाँ बीच में है a/2 डिस्टेंस पे, तो ये वाला फेज एंगल कितना होगा? π/4। यहाँ से यहाँ तक बात तो जी, यहाँ से यहाँ तक π/2 है, तो मीन से लेके ठीक बीच में a/2 डिस्टेंस पे ये वाला, इन दोनों के ये फेज एंगल कितना हो जाएगा? π/4। बट π/4 नहीं होता क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो कितना लगा? मान लो 12 सेकेंड। देखो x इक्वल टू क्या था? a sin ω t। x इक्वल टू क्या था? a sin ω t। x की वैल्यू क्या पुट कर दो? a/2 पुट कर दो। तो a/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? a sin ω t के बराबर यही फेज एंगल है, ω t फेज एंगल है, a से कैंसिल, तो sin ω t की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई? हाफ, यानी कि 30 डिग्री, यानी कि π/6। किसके इक्वल आ गई? π/6। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो फेज एंगल कवर करता है वो कितना है? π/6 का। कितना होगा वो? π/6। कितना फेज एंगल करता है? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। पहले स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है। मैंने बताया था कि पहले स्पीड क्या होती है? ज़्यादा, धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम। हमने देखा था कि पार्टिकल की जो मोशन है वो तो यूनिफॉर्म थी, बट उसकी शेडो की जो मोशन है वो क्या थी? नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे जो ये मोशन हो रही है नॉन यूनिफॉर्म है। मीन से लेके राइट तक स्पीड कम होती जा रही है, तो हाफ डिस्टेंस में π/6 का फेज एंगल कवर कर लेगा। कितना कवर कर लेगा? यानी कि मान लो यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड लग रहे हैं, तो 1 सेकंड में वो a/2 डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, और अगली 2 सेकंड में वो a/2 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगली 2 सेकंड में क्या करेगा? a/2 डिस्टेंस, और पहली 1 सेकंड में a/2 डिस्टेंस। तो पहले स्पीड ज़्यादा थी, तो स्पीड ज़्यादा तो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली। तो यहाँ पे ये π/6 आ गया, तो पाई में से क्या माइनस कर दो? π/6। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? या सॉरी, π/2 में से कितना माइनस कर दोगे? π/6। तो 6 एलसीएम 3π माइनस क्या हो जाएगा? पाई। तो ये कितना आ जाएगा? 2π/6, यानी कि π/3। ये कितना आ जाएगा आपके पास? π/3। तो यानी कि मीन से a/2 डिस्टेंस पे फेज एंगल होता है π/6 का, और प्लस a/2 से राइट एक्सट्रीम तक कितना होता है? π/3। 5/4 नहीं होता। मीन से मिड तक, यानी कि मीन से प्लस a/2, मीन से कहाँ तक? मीन टू प्लस a/2, फेज डिफरेंस कितना होगा? π/6 का, और प्लस a/2 से राइट एक्सट्रीम तक कितना हो जाएगा? यानी कि ये 0 to a/2, और ये क्या हो जाएगा? 0 to a तक, ये कितना होगा? फेज एंगल π/3 का। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? यानी कि फेज एंगल पहले π/6 फिर π/3। ठीक है। सेम ऐसे ही इधर भी अगर देखोगे यहाँ पे -a/2 मीन, यानी कि x इक्वल टू 0, इससे लेके -a/2, ये भी क्या होगा? π/6, और ये कितना हो जाएगा? π/3। ठीक है। अब मान लो टोटल इसको टाइम लगा कितना? 12 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लगा? 12 सेकेंड। तो यहाँ से लेके मीन से राइट तक टोटल टाइम t लगा, तो मीन से राइट तक तो t होता है। मीन से राइट क्या होगा? t, सो t/4। राइट से मीन क्या हो जाएगा? t/4। मीन से लेफ्ट क्या हो जाएगा? t/4। लेफ्ट से मीन क्या हो जाएगा? t/4। तो उस केस में ये मैं रब कर दूं, यानी कि इसमें अगर लिखो मीन टू राइट, अगर टाइम देखोगे तो वो क्या होगा? t/4। राइट टू मीन
टाइम होगा t/4, मीन टू लेफ्ट टाइम होगा t/4, और लेफ्ट टू मीन टाइम कितना हो जाएगा t/4, और टोटल टाइम कितना है इसका t, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने का t हो गया। अब t की वैल्यू मान लो 12 सेकंड है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड। अब बात करें मीन टू, यानी कि मीन से लेके a/2 तक, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि π/2 का फेज एंगल कवर करने में t/4 टाइम लग रहा है, तो π/6 का फेज एंगल कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम आएगा t/12। कितना टाइम आएगा ये t/12, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लगता है इसको t/12 का, कितना टाइम लगेगा t/12, कितना टाइम लगेगा t/12, कम टाइम लगता है, मैंने बताया कि 1 सेकंड लगेगी। मान लो कि t टाइम यानी कि 2 पाई का फेज एंगल कवर करने में कितना टाइम लग रहा है उसको, 2 पाई का फेज एंगल कवर करने में कितना टाइम लग रहा है 12 सेकंड का, तो एक यूनिट एंगल कवर करने में कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 12/2 पाई का, तो π/6 करने में कितना लगेगा 12 डिवाइड बाय में 2 पाई इंटू में क्या हो जाएगा π/6, तो पाई से पाई कैंसिल, तो किसके बराबर आ गया 1 सेकंड लगेंगे उसको, कितना टाइम लगेगा 1 सेकंड। तो टाइम की वैल्यू थी 12, तो 12/12 कितना हो जाएगा 1 सेकंड, तो मीन से लेके प्लस a/2 डिस्टेंस तक टाइम लगता है t/12 के बराबर, कितना टाइम लगता है t/12, और प्लस a/2 से राइट तक जाने में टाइम लगता है t/6 का, कितना टाइम लगता है t/6। ठीक है, ये ध्यान रखो कि पहले 30 डिग्री कवर करने में कम टाइम लगता है, 30 डिग्री कवर करने में क्या लगेगा कम टाइम, तो t/12 टाइम लगेगा, और अगली 60 डिग्री कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम कितना हो जाएगा उसका t/6। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा t/6 के बराबर। ये 2 बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है, इसमें क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये भी t/12 आ जाएगा मीन से लेके -a/2, और ये भी कितना हो जाएगा t/6 के बराबर। ठीक है, ये तो कई बार ये माइंड में होता है कि मीन से लेके राइट तक फेज एंगल है π/2 का, तो मीन से ठीक बीच में π/4 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, π/6 होता है, फिर कितना होगा π/3, और इधर भी π/6 और π/3, और π/6 टाइम फेज एंगल कवर करने में टाइम लगता है t/12 का। ठीक है, और इधर से इधर करने में भी कितना लगेगा t/6 का। ठीक है, a+a/2 से राइट एक्सटेंशन कितना लगेगा t/6, सेम इधर मीन से लेके -a/2 में कितना t/12, और -a/2 से -a तक t/6। ये बात ध्यान रखनी है, समझ में आ गया, कोई डाउट। तो यानी कि फेज एंगल और टाइम पीरियड के बारे में मेन आपको बातें ध्यान रखनी है कि टोटल टाइम अगर t है, क्या क्या ध्यान रखना है, टोटल टाइम अगर t है तो मीन से लेके प्लस a/2 टाइम लगता है कितना t/12, प्लस a/2 से, या a बोल दो या फिर राइट एक्सट्रीम, तो टाइम कितना लगेगा t/6। सेम मीन टू -a/2 की अगर बात करें तो टाइम कितना लगेगा t/12, और -a/2 से लेके -a तक टाइम कितना लगेगा t/6। अगर मान लो ये बोल दिया कि वो पार्टिकल ने टाइम डिफरेंस पूछ रहा है, तो मान लो ये बोला कि टाइम डिफरेंस पूछ लिया, तो एक पार्टिकल ये मीन पोजीशन होगी, ये राइट एक्सट्रीम और ये है लेफ्ट एक्सट्रीम। ठीक है, एक पार्टिकल तो यहाँ है मीन पोजीशन पे, एक है यहाँ पे ठीक a/2 डिस्टेंस पे, और वो इधर है, तो इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस बताओ क्या होगा, कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस दोनों बता दो, ΔΦ और t, ΔT की वैल्यू बता दो क्या होगी। एक पार्टिकल तो यहाँ पे है मीन पोजीशन पे इधर जा रहा है, और एक यहाँ पे है इधर मूव कर रहा है, तो दोनों में ये बता दो कि ΔΦ और ΔT की वैल्यू क्या होगी। देखो इतना यहाँ से यहाँ तक टाइम जो लगता है वो कितना लगता है t/4 का, इसको रोक दो, इसको क्या कर दो आप रेस्ट में कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है t/4, यहाँ से यहाँ तक कितना है t/6,
तो यानी कि t/4 प्लस में क्या आ जाएगा t/6, तो यानी कि टाइम डिफरेंस तो आ जाएगा t/4 प्लस में t/6, ठीक है। और फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक π/2 और ये कितना आ जाएगा π/3, तो आ जाएगा π/2 प्लस π/3, ये आएगा आपके पास फेज डिफरेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कि ये एक पार्टिकल यहाँ पे एक यहाँ पे, तो फेज डिफरेंस बताओ या टाइम डिफरेंस बताओ कितना होगा, तो टाइम डिफरेंस t/4 प्लस t/6 और फेज डिफरेंस हो जाएगा π/2 प्लस π/3, ठीक है। अब मान लो ये पूछा कि एक पार्टिकल ने 3 साइकिल कंप्लीट कर ली, उसका फेज एंगल कितना होगा, 6 पाई हो जाएगा। अब ये बोल दे कि एक पार्टिकल ने 2 साइकिल तो कंप्लीट कर ली और अब जो है वो मीन और राइट लेफ्ट के ठीक बीच में, यानी कि अब जो है वो -a/2 पे है, 2 साइकिल कंप्लीट कर ली उसने, अब कहाँ पे वो -a/2 पे, फेज डिफरेंस बताओ कितना होगा, यानी कि वो कितना हो जाएगा 4 पाई प्लस π/6 नहीं होगा, मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो मीन से शुरुआत हुई होगी उसकी, अभी कहाँ पे वो -a/2, सीधा इधर नहीं जाएगा, इधर जाके फिर अब यहाँ पे है वो, यानी कि 2 साइकिल तो कंप्लीट होगी, अब कहाँ पे है वो -a/2 और लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी कि 3rd साइकिल कंप्लीट कर रहा है वो अभी, तो 4 पाई प्लस π/2 या फिर पाई बोल दो, तो प्लस पाई प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना था π/6, तो यानी कि प्लस में π/6, ये होगा उसका फेज डिफरेंस, फेज एंगल उसका क्या होगा, ये इतना होगा फेज एंगल, यानी कि उसने 2 साइकिल कंप्लीट कर ली और अब वो मीन और लेफ्ट के ठीक बीच में और लेफ्ट की तरफ जा रहा है। इसमें भी ध्यान रखना कि किधर जा रहा है, अगर वो बोल दे मीन की तरफ आ रहा है तो ऐड कर दो कि ये भी ऐड हो जाएगा फिर ये भी ऐड हो जाएगा। मान लो यही क्वेश्चन है कि दो साइकिल तो कंप्लीट कर ली, अब वो मीन और राइट के ठीक बीच में और बट जा किधर रहा है वो मीन की तरफ, फेस किधर है उसका मीन की तरफ, तो फेज एंगल क्या हो जाएगा अब 2 पाई, 2 साइकिल कंप्लीट कर चुका और अब जो है वो मीन और लेफ्ट के ठीक बीच में है और उसका जो फेस है वो मीन की तरफ है, मतलब इधर जा रहा है अब, तो इस केस में क्या ऐड कर दोगे आप नहीं, ये तो यहाँ से यहाँ तक था, ये भी तो ऐड करोगे, यानी कि अब जो होगा इसको छोड़ो, 4 पाई, ये तो 2 साइकिल कंप्लीट होगी, अब यहाँ से यहाँ तक आ ही चुका, तो 3 π/2 कर दे सीधा ही, तो कितना हो जाएगा 3 π/2 और प्लस में π/6 या 3 आया समझ, श्योर, यानी कि ये तो इस बात का मतलब तो 2 साइकिल कंप्लीट हो चुकी, इस बात का मतलब कि लेफ्ट तक पहुंच चुका, फिर तीसरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है, कहाँ तक पहुंच चुका लेफ्ट तक, और इसका मतलब अभी ठीक बीच में है और मीन की तरफ आ रहा है, समझ में आया। अब मान लो ये बोल दिया कि 3 साइकिल तो कंप्लीट हो चुकी, कितनी साइकिल कंप्लीट हो चुकी 3 साइकिल कंप्लीट हो चुकी और अब जो है वो मीन और राइट के ठीक बीच में है, क्या है अभी वो मीन और राइट के ठीक बीच में और राइट की तरफ जा रहा है, फेज एंगल बताओ क्या होगा, 6 पाई प्लस, यानी कि 3 साइकिल तो कंप्लीट कर ली मीन और राइट और ये लेफ्ट, तो 3 साइकिल कंप्लीट कर ली तो 6 पाई तो सीधा ही हो गया, अब वो क्या है मीन और राइट के ठीक बीच में और राइट की तरफ जा रहा है, तो यानी कि इधर जा रहा है यहाँ पे, तो ये कितना होता है π/6, तो यानी कि प्लस में क्या हो जाएगा π/6, ये आ जाएगा उसका फेज एंगल। और टाइम कितना हो गया उसका, कितना टाइम लगा होगा, ये 3 साइकिल कंप्लीट कर चुका और अभी कहाँ पे, तो यानी कि 3t, एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम अगर t है तो 3t प्लस में क्या करोगे t/6 कितना है, सॉरी t/12 ही है, t/12 कितना आ जाएगा, यानी कि 3t प्लस में t/12, इतना टाइम लगेगा उसको। आगे समझ, कोई डाउट ये पूछ सकता है फेज एंगल और फेज डिफरेंस के बारे में था, एनी डाउट, नेक्स्ट बात सुनो, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, फेज एंगल और फेज डिफरेंस में। अब देख लो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया,
मीडियम का प्लूरल है मीडियम। इन केस ऑफ स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ साउंड इन केस ऑफ स्ट्रिंग, केस नंबर फर्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इन केस ऑफ स्ट्रिंग। मान लो कि दो डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का गैप है, यहाँ से लेके 1 किलोमीटर दूर एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी बांधी, मतलब स्ट्रिंग, एक वायर बांध दिया अपने से, ठीक है। तो उस केस में मान लो एक पॉइंट तो यहाँ थी और एक दूसरा एंड वहाँ पे टाइट कर दिया। अब मान लो कि आप आवाज करके यहाँ पे हिट करोगे, मान लो ट्यूनिंग फोर्क है वो यहाँ पे हिट करा, तो क्या वहाँ पे सुनाई देगा? देगा। मतलब मान लो कि एक वायर है तो उस केस में एक ट्यूनिंग फोर्क हिट कर, तो उस केस में यहाँ से यहाँ तक बांध दिया, अगर ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ पे हिट करोगे तो साउंड वहां तक सुनाई देगी या नहीं? देखो उसके दो रीजन हो सकते हैं, दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती, डिपेंड पड़ता है कि इसमें बिल्कुल खींच के आपने बांध रखा तो प्रॉपर सुनाई देगी, अगर ये ढीली पड़ी हुई टेंशन 0 के बराबर है तो नहीं भी सुनाई देगी। तो यानी कि उन्होंने देखा कि जो स्पीड ऑफ साउंड है स्ट्रिंग के केस में, इसकी म्यू दे रखी है लीनियर मास डेंसिटी, म्यू क्या है यहाँ पे इसकी लीनियर मास डेंसिटी। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है कितनी होती है? 3 अंडर रूट बोलो स्पीड ऑफ साउंड इन केस ऑफ स्ट्रिंग टी बाय न्यू के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? टी बाय न्यू के। यानी कि साइंटिस्ट लोगों ने देखा जो स्पीड ऑफ साउंड है स्ट्रिंग के केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट टी के। टी यहाँ पे टेंशन है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो v है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट न्यू के। न्यू है यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी। तो इन दोनों इक्वेशन से जो स्पीड ऑफ साउंड इन केस ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? अंडर रूट टी बाय न्यू। न्यू क्या है यहाँ पे? लीनियर मास डेंसिटी। टी क्या है यहाँ पे? टेंशन। तो जितनी ज्यादा टेंशन होगी साउंड की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अगर आपने टेंशन डबल कर दी तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी? रूट 2 टाइम्स। टेंशन अगर 4 टाइम्स कर दी तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी पहले जितनी थी उसके। तो यहाँ पे इसको म्यू को आप रो इंटू ए भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप इसको? रो इंटू ए। रो है वॉल्यूम मास डेंसिटी और ए क्या है यहाँ पे? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे v की वैल्यू किसके बराबर आ सकती है? अंडर रूट टी बाय में रो ए। रो क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम मास डेंसिटी। रो क्या है? वॉल्यूम मास डेंसिटी। ए क्या है यहाँ पे? क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये आया कहाँ से? म्यू को रो बाय ए कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लो कि म्यू क्या होता है? मास बाय लेंथ। ये होता है लीनियर मास डेंसिटी, मास बाय लेंथ। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इंटू एल के बराबर आएगी कि नहीं? और डेंसिटी वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम के बराबर। मास बाय वॉल्यूम होती है कि नहीं होती? तो मान लो कि आपने एक मोटी स्ट्रिंग ले ली तो उसकी लेंथ मान लो क्या है? a है। लेंथ क्या है उसकी? a। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है उसका? a है। तो यहाँ पे मास किसके बराबर हो जाएगा? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? a इंटू एल। तो मास किसके बराबर हो जाएगा? डेंसिटी इंटू में a इंटू एल। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दें तो यहाँ पे किसकी इक्वल आ जाएगा? म्यू एल इंटू में रो इंटू ए एल। एल से एल कैंसिल, तो इन म्यू की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? रो इंटू ए के बराबर। है समझ? क्योंकि देखो लीनियर मास डेंसिटी मास बाय लेंथ होती है, वॉल्यूम मास डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे म्यू तो मास बाय लेंथ, तो एम की वैल्यू म्यू इंटू एल होगी। और यहाँ पे एक डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से एम इक्वल टू क्या आ गया? रो इंटू वी। वी को आप लिख सकते हो ए इंटू एल। अगर एक रोड है तो इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं, इसकी लेंथ इंटू में क्रॉस सेक्शन एरिया, वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके रो की म्यू किसके इक्वल आ गया? रो इंटू ए के बराबर। तो स्पीड ऑफ साउंड इन केस ऑफ स्ट्रिंग होती है अंडर रूट टी बाय म्यू या फिर अंडर रूट टी बाय में रो ए। आगे समझ? अब सेकंड, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वॉल्यूम मास डेंसिटी दे दिया आपको, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना, फिर आपको पता होना चाहिए म्यू को आप रो इंटू ए लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट लीनियर मास डेंसिटी दे रखी तो आप पुट कर दो। अगर रो और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है आपको, वॉल्यूम मास डेंसिटी दे रखी है और टेंशन दे रखी है, तो आप इससे पुट कर दो। फिर आपको यही पुट करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा।
ठीक है। केस नंबर 2, स्पीड ऑफ साउंड इन केस ऑफ रोड, इन केस ऑफ सॉलिड लिख लो। अगर मान लो एक रोड ले लिया आपने, तो इस केस में यहाँ पे अगर मान लो हिट करा हमने, तो वहां पे सुन रहे हो ये क्या, एक सॉलिड है, रोड ले लिया आपने, एक सॉलिड है, तो उस केस में स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो होती है अंडर रूट गामा बाय में रो। किसके इक्वल होती है? अंडर रूट गामा बाय में रो के बराबर। गामा यहाँ पे क्या है? यंग्स मॉड्यूलस। गामा क्या है यहाँ पे? यंग्स मॉड्यूलस। और रो क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो किसकी इक्वल हो जाएगी? v की वैल्यू गामा बाय रो के बराबर। इन केस ऑफ सॉल्यूट किसकी इक्वल होगी? गामा बाय रो। गामा यानी कि यंग्स मॉड्यूलस, रो उसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी हो जाएगी। सॉलिड की अगर बात करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए क्या करोगे? गामा बाय में रो। तो उसका यंग्स मॉड्यूलस किस मटेरियल की बात करा, वो किस चीज़ का बना हुआ है? यंग्स मॉड्यूलस में मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो किसका बना हुआ? कॉपर का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का। तो उसी हिसाब से क्या आ जाएगी आपके पास? स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग मीडियम, अलग अलग सॉलिड्स के लिए क्या होगी? अलग अलग होगी। अब बात आती है स्पीड ऑफ साउंड इन केस ऑफ एयर। केस नंबर 3 क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन केस ऑफ एयर। ये सर मैंने बताया भी था वो कि एयर के केस में अगर बात करो तो स्पीड ऑफ साउंड होती है अंडर रूट बी बाय रो। किसके इक्वल होती है? अंडर रूट बी बाय रो। बी यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस होता है। किसके बराबर होता है? ये बल्क मॉड्यूलस। रो तो वॉल्यूम मास डेंसिटी हो जाएगी। अब ये अलग अलग होती है, डिपेंड करेगी कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि बी अलग अलग सॉलिड्स के लिए तो फिक्स होता है बी, बट एयर की अगर बात करोगे तो बी क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है। अगर बी की वैल्यू आइसोबारिक के लिए क्या होती है? 0। किसके लिए? आइसोबारिक के लिए क्या होती है? बी की वैल्यू 0 के बराबर होती है। आइसोबारिक प्रोसेस अगर हो रहा है तो बी की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के, क्योंकि बी का फॉर्मूला होता है -v/dp/dv। किसके बराबर होता है? बल्क मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला होता है -v/dp/dv। बल्क मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस बाय में लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी स्ट्रेस बाय में वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस बाय में वॉल्यूम स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया को क्या बोल सकते हो? प्रेशर, डिवाइड बाय में वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा? dv बाय में v। तो किसके इक्वल आ जाएगा? -v/dp/dv के बराबर बल्क मॉड्यूलस। और ये डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है। अगर dp की वैल्यू आइसोबारिक प्रोसेस, तो चेंज इन प्रेशर क्या होता है? 0 के बराबर, तो बल्क मॉड्यूलस क्या आ जाएगा? 0। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो उस केस में बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा इनफाइनाइट। किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? इनफाइनाइट के बराबर होता है आइसोकोरिक के लिए। आइसोकोरिक के लिए किसके बराबर आ जाएगा? इनफाइनाइट। और b की वैल्यू p के बराबर आती है इन केस ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए b की वैल्यू किसके बराबर होती है? p के बराबर। और इन केस ऑफ एडियाबैटिक गामा p के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? गामा p। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये कहाँ से आई? ये तो आ जाएगी पीवी की, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसको डिफरेंशिएट कर दो, वहां से आ जाएगी। ये पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसको डिफरेंशिएट कर दो, वहां से आ जाएगी। तो यहाँ से बी की वैल्यू 0 होती है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक के लिए बी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। आइसोकोरिक के लिए बी की वैल्यू पी के बराबर होती है आइसोथर्मल के लिए, और बी की वैल्यू गामा पी के बराबर होती है किसके लिए? एडियाबैटिक। और साउंड की स्पीड इन केस ऑफ एयर इज ए एडियाबैटिक प्रोसेस। वो क्या है? एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। अगर यहाँ पे वी की वैल्यू गामा पी पुट करोगे बाय में रो, तो यहाँ से आपके पास सोल्व करोगे तो 332 मीटर पर सेकेंड आता है।
कितना आता है 332 मीटर पर सेकंड जो आप यूज करते हो स्पीड ऑफ साउंड इन केस ऑफ एयर। तो वो क्या होती है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो गामा पी बाय में रो होता है इसका फॉर्मूला। और इसको सोल्व करोगे, गामा की वैल्यू पुट कर दो, पी की वैल्यू पुट कर दो और रो की वैल्यू पुट कर दो, तो उसको सोल्व करने पे 332 मीटर पर सेकेंड आएगा। और एक होती है कंप्रेसिबिलिटी, ये क्या होती है कंप्रेसिबिलिटी, जो होती है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। क्या होती है, किसके बराबर होती है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। क्या होता है यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी, बता दिया था मैंने इसमें जब हीट एंड थर्मो पढ़ा रही थी तो लास्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ पे आइसोबारिक के लिए क्या आ जाएगी के की वैल्यू इनफाइनाइट, आइसोकोरिक के लिए क्या आ जाएगी 0, आइसोथर्म के लिए क्या आ जाएगी के की वैल्यू 1/p, और एडियाबैटिक के लिए क्या आ जाएगी k इक्वल टू 1/γp। कोई डाउट? यानी कि मेन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, बल्क मॉडुलस होता है -v/dp/dv, और इन केस ऑफ एयर स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है √b/ρ। सॉलिड के केस में होता है γ/ρ, और स्ट्रिंग के केस में होता है t/ν या फिर t/ρa अंडर रूट में। आगे समझ? कोई डाउट?